तो स्वागत है आपका खिलाड़ी नंबर 1 शो में। और इस हफ्ते हमारे साथ इक्विटी फॉर लाइफ के ऋषिकेश सिंह, आईएफएल के रूपक डे और आईडीबीआई कैपिटल के मिराज वोरा जुड़े हुए हैं और इनका मुकाबला चल रहा है बहुत ही जबरदस्त। एक बार जरा परफॉर्मेंस की शीट दिखाइए इन तीनों लोगों की कि इस हफ्ते अब तक इन लोगों ने कितनी कितनी कमाई की है और कितना कितना गेंस ये करते हुए यहाँ से चल रहे हैं। तो उस पर एक नज़र डालते हैं तीनों खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की, फिर उन लोगों से बातचीत करना शुरू करेंगे। तो नतीजा आपके सामने है। अब तक ऋषिकेश सिंह ने 8.41% के गेंस किए हैं, रूपक डे 5.94% के, और मिराज वोरा थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। इनका नेगेटिव रिटर्न्स आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है इस बाजार में भी, जहाँ पे काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। ऋषिकेश, ये बताइए कि 8.5% गेन के साथ आज आप बैठे हुए और मार्केट आज शुरुआत में काफ़ी वोलेटाइल दिया हुआ। आज की स्ट्रेटजी में क्या करेंगे आप? आज की स्ट्रेटजी में सर मेरा फोकस मिड कैप और स्मॉल कैप में ही है, राइट। और मैंने कल जीएनए में प्रॉफिट बुक करा दिया था और बीटीएल को एंड जेनसार को भी मैं कैरी कर रहा हूँ। को कैरी कर रहे हैं। कोई और बदलाव की इच्छा है आपकी क्या? जी बताइए। जी, सो अभी जो मेरा मतलब जो लेटेस्ट अभी वो है व्यू है वो है एश चांद पे, जो कि मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। और इसमें एक कंसोलिडेशन जो उनका ब्रेकआउट भी आया हुआ है, एंड इसमें ऊपर में 150 तक के टारगेट अपने को देखने को मिल सकते हैं, राइट। अभी ये स्टॉक 52 वीक हाई पे चल रहा है एंड उसको क्रॉस भी कर चुका है इवन, राइट। सो इसमें मेरी बाइंग की सलाह है। तो 139-45 से लेकर के 150 के बीच की रेंज ये देखना चाहते हैं ऋषिकेश, और ये स्टॉक ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। एस चांद ये बुक पब्लिशिंग कंपनी है और बच्चों की स्कूल की किताब, टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं उनको, उनकी छपाई बिछाई सब करते हैं, और ये स्टॉक परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है क्योंकि अब स्कूल खुलने की बारी आ रही। चलिए रूपक का एक बार देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा था अब तक का। रूपक का दिखाइए भाई पोर्टफोलियो, क्या क्या इनके पास स्टॉक्स रूपक ने ले रखे हैं, फिर इनसे समझते हैं कि आज की अब बचे हुए समय की, कुछ समय की जो स्ट्रेटजी है उसमें क्या है। रूपक डे ने मजगांव डॉक शिप में खरीदा था, इसको होल्ड है इनका, 263 के प्राइस पे लिया था, टारगेट 290 का, और इस समय ये 249 में है। रेमंड में इनकी शॉर्ट कॉल थी, 459 पे लिया था, 434 पे चल रहा है यहाँ पे। केएनआर कंस्ट्रक्शन होल्ड किया इन्होंने और 256 इस समय प्राइस है, और 244 स्टॉप लॉस है, इन्होंने टारगेट रखा था 285 रुपए का। रूपक जी बताइए कि अब तक का परफॉर्मेंस कैसा और क्या नया एडिशन करना चाहते हैं आप? सबसे पहले मार्केट के बारे में बताना चाहूँगा कि निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और सस्टेन है उसका प्रीवियस जो स्विंग हाई है आवली चार्ट में, जो कि है 15,880। तो जब तक 15,880 के ऊपर ट्रेड करेगा तब तक पॉजिटिव ही रहेगा ओवरऑल मार्केट, लेकिन हमारा जो ध्यान रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा मिड और स्मॉल कैप में। जी रूपक, आपकी कॉल? हाँ, मेरा कॉल रहेगा आज का दिन के लिए, लास्ट कॉल रहेगा पीईएल का। पीईएल का बाय कॉल रहेगा। स्टॉक ने डेली चार्ट में एक डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न में दिख रहा है डेली चार्ट में, तो ये बुलिश सिग्नल है और कंफर्टेबली 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई में बुलिश क्रॉसओवर है, तो 2500 तक तो मिनिमम जाना ही चाहिए स्टॉक को। तो इसमें बाय कॉल रहेगा, टारगेट रहेगा 2500 का और स्टॉप लॉस रहेगा इसका 2269। रूपक, आज के आज ये 2500 जाएगा? लग रहा है जा सकता है, चांसेस है। चांसेस है। एक बार जैसा कैंडल चार्ट दिखाइए, अगर दिखा सके डॉक्टर साहब, ये पिरामल एंटरप्राइजेस का 2500 का टारगेट आज का है। एम्बिशियस है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, जा भी सकता है। 3.25% इस समय ऊपर है और पहला ग्रीन कैंडल आपको यहाँ से तेजी वाला दिख रहा है, लास्ट वाला कैंडल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर एक बड़ा कैंडल और बनता है तो ये जा सकता है। वैसे हाई बीटा स्टॉक है, मूवमेंट बहुत तेज होता है इसमें, तो 2500 का टारगेट यहाँ पे अचीव होना असंभव नहीं है यहाँ पे। तो रूपक डे खरीदना चाहते हैं। चलिए मिराज जी के पास चलते हैं। मिराज जी, आज बाजार काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा रहा है। निफ्टी 16,000 के बिल्कुल करीब जाके फिर वापस आया और फिर जाने की कोशिश कर रहा है। क्या विचार बन रहा है आपका मार्केट पे?
अगर आप देखोगे तो आज के जो सत्र में है, हमने देखा है कि जो हेवी वेट्स है वो सुबह सुबह अच्छे खासे बढ़े थे और परफॉर्म करते हुए दिखे थे। उसके बाद में उनमें हल्की सी मुनाफा वसूली आई है, पर अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ क्षेत्र ऐसे है कि जिसमें मुनाफा वसूली अभी भी हुई नहीं है और उसमें एक मोमेंटम बरकरार है। और अगर आप देखोगे तो आज के दिन में मेटल शेयर्स में भी थोड़ी बहुत सी तेजी या एक वापस शॉर्ट कवरिंग बोले या एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। तो बायोकॉन का और एसिजिन का जो मेरा ट्रेड था वो मैंने बुक कर लिया है। और आज मेटल के सेक्टर में मैं एक ट्रेड जोड़ना चाहूँगा। जिंदल स्टील का ट्रेड रहेगा, जो 390 के स्टॉप लॉस पे रख के आज के दिन में 450 के टारगेट के आसपास तक की खरीदारी कर सकते हैं। ये काफ़ी हाई बीटा स्टॉक है, तो चलता भी है तो 7-8% एक दिन में चल जाता है। तो पॉसिबल है कि आज वो एक ब्रेकआउट वाला दिन ये स्टॉक के लिए होना चाहिए। अच्छा, मेटल में आप तेजी का फायदा उठा रहे हैं, जिंदल स्टील आपने शामिल किया, ये सिंजीन तो आज बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा था, उसको क्यों प्रॉफिट बुक किया? कोई खास वजह आपको लगता है अब नहीं चलेगा? नहीं, चल तो सकता है, पर एक साथ सुबह में बढ़ने के बाद काफी मुनाफा वसूली, और ये स्टॉक में ऐसा है कि गैप के बाद बढ़ने के बाद अगर वो गैप सस्टेन नहीं करता है तो प्रॉफिट बुकिंग शायद ज्यादा और डीप हो सकती है। तो इसके लिए एक बार प्रॉफिट लॉक कर दिया है। पर ओवरऑल अगर समझो कोई ट्रेडर अभी भी इसे पकड़े हुए या यहीं पे भी खरीद रहा है 665 पे भी, तो 640 या 630 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक को होल्ड कर सकता है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसका जो मैं मंथली चार्ट देख रहा था, मंथली ब्रेकआउट आने के बाद ये 850 तक का टारगेट इसका मंथली लेवल्स पे बनता है। तो नेक्स्ट मंथ तक 850 तक का टारगेट इंजिन में बन सकता है। आज भी 51 रुपये ऊपर 8.25%। अच्छी कॉल थी आपकी, ये तो बढ़िया, मतलब 2 दिन में इसने बहुत आउट परफॉर्म किया है। तो आप इसको रिप्लेस कर रहे हैं जिंदल स्टील से, 402 रुपये के आसपास ये चल रहा है और आपका 450 का टारगेट साथ मेटल फ्लेवर पे है, तो ये भी एक अच्छी कॉल आपके लिए साबित हो सकती है। चलिए एक बार टॉप कॉल्स देख लेते हैं आप सब लोगों की। तीनों लोगों ने जो टॉप कॉल्स दी थी जिसपे सबसे ज़्यादा कमाई की है, लॉन्ग या शॉर्ट जो भी करके, तो वो देखते हैं। सबसे पहले तीनों कॉल्स आपके सामने हैं और खरीदारी की कॉल थी यहाँ पे। मजगांव डॉक में टारगेट 290 का था, सिंजीन पे टारगेट 695 का था और वीटीएल में टारगेट था 1850 का। तीनों लोगों की कॉल्स जो टॉप कॉल्स थी आपके सामने है और इसमें इनको ने सबसे बढ़िया मुनाफा कमाया। अच्छा, कोई गेम चेंजर ट्रिक जो मैं कह रहा हूँ तो कोई डार्क हॉर्स या कोई छुपा हुआ खिलाड़ी जो आप लोगों को दिखता है कि वो आ सकता है? रूपक पहले आप बताएं। हाँ, मुझे लगता है अभी जो पीईएल है उसमें थोड़ा मोमेंटम दिख रहा है और मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। और शॉर्ट टर्म में भी अगर आज का दिन का छोड़ देते हैं, आज का लास्ट दिन आज के दिन पे छोड़ देते हैं, तो नेक्स्ट वीक भी इस पे अपसाइड बरकरार रहना चाहिए। और 2500 के मैं तो कहता हूँ 2650 तक भी जा सकता है ये। और अच्छा बैठेगा क्योंकि ऑलरेडी कुछ दिन पहले करेक्शन हो चुका है। तो आप इस पे बेट करें कि करेक्शन हुआ है तो उसके बाद वहाँ से इसमें बाउंस आ सकता है। वैसे ये स्टॉक ऐसे कमाल कई बार करता है। देखना होगा कि आज का दिन क्या, चूंकि वीकेंड का डे है और हाई बीटा स्टॉक का बिहेवियर इसका होता है तो किस तरह वो करता है। अच्छा, इस बीच एक खबर आ रही है, पेटीएम से जुड़ी हुई खबर है कि जो उनका डीआरएचपी है उसके मुताबिक आईपीओ के लिए इन्होंने अपनी अर्जी दे दी है सेबी में। काफ़ी चर्चा है, अभी आपने देखा होगा जोमेटो का आईपीओ की बातचीत चल रही थी, वो खुला हुआ, आज उसका आखिरी दिन है। और पेटीएम जो एक फिनटेक कंपनी है और कई सारे रिटेल के भी इनके कामकाज हैं, 16,600 करोड़ रुपए, काफ़ी बड़े साइज़ का आईपीओ कंपनी लेके आ रही है और इसके लिए उन्होंने अर्जी दे दी है। 8,300 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होगा और 8,300 करोड़ का फ्रेश इश्यू होगा। या ऑफर फॉर सेल मतलब जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो अपना शेयर बेचेंगे और बाकी नए शेयर के 2,000 करोड़ रुपए के एडिशनल शेयर्स भी जारी हो सकते हैं। तो आईपीओ में इस समय काफ़ी लोगों की दिलचस्पी है, बहुत सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं और इसीलिए बहुत दिनों से चर्चा में था कि पेटीएम अपना आईपीओ लाएगी। तो अब फाइनली उन्होंने अप्लाई कर दिया है, तो होपफुली बहुत जल्दी आपको ये मार्केट पे ओपन होता हुआ दिखेगा। तब जब इसके थोड़ा सा और डिटेल्स आएंगे तो इसके वैल्यूएशंस पे और इसके डिटेल्ड बिजनेस मॉडल पे तमाम, हम लोगों ने भी एक जोमेटो में बुल एंड बेयर किया था, उस टाइप का कुछ करने की आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पेटीएम में क्या करना चाहिए। लेकिन फिलहाल एकदम इनिशियल जानकारी ये है कि इन्होंने अप्लाई कर दिया है और जल्दी ये आता हुआ दिख सकता है। चलिए वापस लौटते हैं बाजार की तरफ और बाजार का रुख इस समय निफ्टी और सेंसेक्स का अगर आप नज़र डालें
तो दोनों ही ग्रीन में पहुंच चुके हैं और अब ऊपर का रुख उन्होंने कर लिया है। और बैंक निफ्टी ने अपनी तगड़ी गिरावट जो थी उसको काटते हुए अब केवल 77 पॉइंट रेड में रह गया है, वो भी पूरी तरीके से पलटने की कोशिश कर रहा है। सेंसेक्स इस समय करीब 26-27 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी में 11 पॉइंट की मजबूती होती हुई दिख रही है, यानी तीनों ही इंडाइसेस अब ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहा है 0.17 के साथ, यानी 50 पॉइंट ऊपर करके तीनों स्टॉक इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वो तेजी चलते दिख रहा है। आईटी स्टॉक्स पे नजर डालते हैं। निफ्टी आईटी में प्रॉफिट बुकिंग 400 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है आईटी का इंडेक्स। इसको थोड़ा समझ लेती है। पिछले 2 दिनों में आईटी के रिजल्ट्स आए, उसके बाद आईटी स्टॉक्स ने तूफानी तेजी दिखाई है। एल&टी ग्रुप के स्टॉक्स ने, विप्रो ने और जो दूसरे स्टॉक्स हैं उन्होंने, इन्फोसिस ने, सब में एक बढ़िया तेजी देखने को मिली। आज उसमें हल्का प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन जो कुछ आउट परफॉर्मर है जैसे हैप्पीएस्ट माइंड, वो अभी भी बहुत सॉलिड रैली दिखा रहा है और 1500 के ऊपर मजबूती के साथ टिका हुआ है। ये हाल की लिस्टिंग थी और इसने मल्टी बैगर बन के दिखाया है विद इन ए ईयर। तो इस स्टॉक को हम लोगों ने जब पकड़ा था तब आपको दिखाते हैं कि समय से पहले आपको आवाज में कैसे कमाई करनी होती है। देखिए जरा। बिल्कुल देखिए, काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे है और ये वन ऑफ द मोमेंटम और वन ऑफ द गेनर आपको देखने को मिला। लगभग 265% इसमें गेन देखने को मिला है और पिछले लगभग 5-6 दिन के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। इमीडिएट बेसिस पे भी खरीदने की सलाह बन रही है। 1225 का स्टॉप लॉस बन रहा है 1300 के टारगेट के लिए। ये स्टॉक लगभग आपको ट्रेड करता हुआ दिखा बहुत बढ़िया तरीके से। अब हम लोगों ने अक्सर देखा है कि आखिरी आधा घंटा हैप्पीएस्ट माइंड्स के लिए सबसे हैप्पी होता है। 9% ऊपर। हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो काफी अच्छा यहाँ पे प्राइस पैटर्न देखने को बन रहा है। कल हम इसको 1350 इमीडिएट बेसिस पे और 1500 पोजिशनल बेसिस पे टारगेट्स की बात कर रहे थे। ऑलरेडी इसने 1379 का हाई बनाया। अब आपका जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो 1500 तक के टारगेट की तरफ बनना चाहिए। हैप्पीएस्ट माइंड 1468 पर। मिड कैप आईटी का जादू आपकी स्क्रीन पे है। हैप्पीएस्ट माइंड शानदार तेजी और अभी भी वो मजबूती बनी हुई। अच्छा ऋषिकेश, ये बताइए, ये इस पे आपकी नजर नहीं पड़ी हैप्पीएस्ट माइंड पे? सर मैंने ट्विटर पर रिकमेंड किया हुआ था 500 पे, और लास्ट टाइम जब मैंने मार्च में शो किया था उस टाइम भी मैंने रिकमेंड किया था और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बोला था कि ये काफी अच्छा स्टॉक है और मैं अपने ट्विटर पे भी ये चीज मैंने शेयर किया था। सो वहां से जो मैंने प्राइस रिकमेंड किया था वहां से वो करीब 3x ऑलरेडी हो चुका है। इस हफ्ते लिया था क्या? इस हफ्ते नहीं लिया, इस हफ्ते छोड़ दिया था क्या? नहीं सर, बेसिकली बहुत ज्यादा मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका था तो इस हफ्ते देने का कोई मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं था। सो दैट्स व्हाई मतलब मैंने इस हफ्ते नहीं लिया। ओके, एक और खबर आ रही, फटाफट उसको लेते हैं। पीएनबी मेटलाइफ में हिस्सेदारी पीएनबी बढ़ा सकती है, ये खबर चलती है। पीएनबी मेटलाइफ में फिलहाल उनकी 30% हिस्सेदारी है। ये एक इंश्योरेंस वेंचर है जिसमें पीएनबी पार्टनर है और इस हिस्सेदारी को वो 32.0% तक मेटलाइफ की इसमें हिस्सेदारी है और इसी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 74% तक यहाँ पे किया जा सकता है। तो पीएनबी के स्टॉक्स पे इसका मूवमेंट दिख रहा है। पीएनबी मेटलाइफ में पीएनबी की अभी फिलहाल 30% की हिस्सेदारी है और ये हिस्सेदारी में रिजिक की बात चल रही है। अच्छा, पीएनबी के स्टॉक में नजर है क्या रूपक आपकी? ये एक अंडर परफॉर्मर है, लेकिन ऐसी खबरें पीएनबी हाउसिंग से रिलेटेड हो या पीएनबी मेटलाइफ से रिलेटेड हो, इस पे कुछ दिखता है आपको क्या? रूपक, मैंने आपसे पूछा ही। ऋषिकेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो पीएनबी पे खबर आ रही है इसमें। पीएनबी का सर जो पीएनबी बैंक, जी पीएनबी में यस। सो पीएनबी में सर अभी जो सेक्टर आप देखते टाइम से एक दायरे में ट्रेड कर रहा है एंड अगर मैं बात करूं पीएसयू में तो काफी मतलब पीएसयू बैंक में अभी तक कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं रहा है लास्ट 1 ईयर में, बट आने वाले 2 से 3 साल में मुझे लगता है कि पीएसयू आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर किसी का भी 2 से 3 साल का व्यू है तो पीएसयू में कुछ मतलब पोजीशन बना सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे एक क्विक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से लौट के आएंगे तो एक बार फिर से अपने तीनों ही खिलाड़ियों से उनकी राय लेंगे, उनके पोर्टफोलियो पे एक बार फिर से नज़र डालेंगे और एक असेस करने की कोशिश करेंगे कि अब तक की स्थिति क्या चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब तक की सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई कि पीएनबी मेटलाइफ जो एक जॉइंट वेंचर, उसमें मेटलाइफ अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है, 74% तक ले जाना चाहता है। और ये खबर लेके आए हमारे सहयोगी यश जैन जो हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। यश, क्या खबर है, जरा डिटेल में बताइए। नीरज जी, इंश्योरेंस सेक्टर में 74% एफडीआई का सारी कंपनीज वेट कर रही थी। अभी जबकि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, बहुत सारी कंपनियां डिस्कशन में है कैसे वो अपना स्टेक बढ़ा सकती है। और यहाँ हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि मेटलाइफ जो है, जिनका स्टेक पीएनबी मेटलाइफ में है, उनका इंटेंशन है कि अपना स्टेक बढ़ाया जाए कंपनी में और ऑल द वे टिल 74% पूरा जो एफडीआई लिमिट है वो यूज किया जाए। पीएनबी मेटलाइफ का करंट शेयर होल्डिंग देखें तो पीएनबी का स्टेक 30% है, मेटलाइफ का स्टेक 32.05% है। इस शेयर होल्डिंग के मुताबिक मेटलाइफ का इंटेंशन है कि वो ऑलमोस्ट 42% स्टेक एडिशनल खरीदे पीएनबी मेटलाइफ में, ताकि वो 74% तक पहुंच सके। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि मेटलाइफ ने अपने इनफॉर्मल डिस्कशंस इंश्योरेंस रेगुलेटर से ऑलरेडी स्टार्ट कर ली है कि कैसे इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट किया जाए। और उनका इंटेंशन है कि ये एडिशनल स्टेक परचेज जो है वो दो तरीके से किया जाए। पहला, फ्रेश इक्विटी इश्यूएंस होगा पीएनबी मेटलाइफ के द्वारा मेटलाइफ के लिए उनका स्टेक बढ़ाने के लिए। और दूसरा, मेटलाइफ ये भी देखेगा कि कैसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है जो पीएनबी मेटलाइफ के, उनका स्टेक खरीदा जाए और टुगेदर दोनों का मिला के 42% तक अपना रेस किया जाए। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए। इंपॉर्टेंटली दो कंपनियां, एम पालोंजी ग्रुप और एल्प्रो इंटरनेशनल, दोनों का स्टेक है पीएनबी मेटलाइफ में। एल्प्रो इंटरनेशनल का 11.42% स्टेक है, एम पालोंजी का अबाउट 7 to 8% स्टेक है। तो मेटलाइफ का ये इंटेंशन होगा कि वो दोनों का स्टेक खरीदा जाए। इंटरेस्टिंगली एल्प्रो इंटरनेशनल जो कंपनी है, उनके स्टेक की वैल्यू निकल के आती है 1250 to 1300 करोड़ रुपीस पीएनबी मेटलाइफ में, वैल्यूएशन के हिसाब से, जो हमने 2 times प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू दिया है कंपनी को। पर उनका मार्केट कैप है 1000 करोड़ रुपीस, तो अपने मार्केट कैप से अधिक उनका स्टेक की वैल्यू है पीएनबी मेटलाइफ में। और एम पालोंजी ग्रुप है, उनका भी स्टेक है, उनके स्टेक की वैल्यू 790 करोड़ से 800 करोड़ के बीच में है, जो कि मेटलाइफ खरीदने के लिए देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर एल्प्रो आप बीएससी में फाइंड करेंगे तो आपको वह स्टॉक मिलेगा जो जिस स्टेक की बात हो रही है। तो उनके पास जो स्टेक है उसकी वैल्यू ही 1200 करोड़ के आसपास बनती है। तो वो स्टॉक मोमेंटम में देखने को मिल सकता है। एल्प्रो, ELPRO, बीएससी में लिस्टेड है वो। और पीएनबी जो मेजर शेयर होल्डर है वो अपना स्टेक बेचेगा और मेटलाइफ अपनी हिस्सेदारी 74% करेगी। और इसकी मंजूरी सरकार ने पहले दे दी। ये देखिए 18% ऊपर है ये स्टॉक, यही स्टॉक है बिल्कुल। एल्प्रो 18% ऊपर है, और इसलिए क्योंकि इनकी जो टोटल मार्केट कैप है उससे ज़्यादा इनका इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में, मेटलाइफ में, और वो उनको बेचना चाहते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो पीएनबी और एल्प्रो, ये दो स्टॉक्स आपके लिए हरकत में, और इस खबर के चलते यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। क्विकली एक छोटा सवाल, अगर ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए तो उनसे ले लें। एस चांद पे वो कोई डिस्क्लोजर देना चाहते हैं। ऋषि, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो जल्दी से बताइए। बेसिकली एस चांद मेरे पास काफी टाइम से होल्ड है और मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है और ये मेरे पर्सनली पोर्टफोलियो में होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये पर्सनली होल्ड करते हैं, ये डिस्क्लोजर जरूरी था दर्शकों के लिए जानने के लिए। और एस चांद इस समय 4.5% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो हमारे सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग दिन के दौरान चेक करते रहेंगे और दिन के अंत में बताएंगे कि इस हफ्ते का विजेता कौन बना, नंबर 1 खिलाड़ी कौन बना। यहाँ पे आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। खिलाड़ियों को शुभकामनाएं कि आप अपने परफॉर्मेंस को और सुधारते रहिए। दिन के अंत में बताएंगे कौन जीता। और अब सीधे चलते हैं कमोडिटी शोज के लिए मनीषा जी के पास छोटे से ब्रेक के बाद।